हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 100 मोस्ट चैलेंजिंग जीके क्वेश्चंस जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ठीक है, यह आपको यूपी होमगार्ड, एसएससी, पुलिस और डिफेंस और स्टेट पीसीएस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही टफ क्वेश्चन है, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि 100 में से आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद के अधिनियमों को संशोधन करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो संशोधित करने की शक्ति प्राप्त होती है, यह होता है आपका किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 357। ठीक है, अनुच्छेद 357 के तहत जो है ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं जब आपातकाल लगा हो तब। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो आपका क्या आंसर था आप कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वेद में राजनीतिक संस्थाओं और सभाओं, जिसे हम सभा या समिति कहते हैं, का सर्वाधिक स्पष्ट उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? आपका उत्तर जरूर बताएं। सही जवाब हो जाएगा आपका ऋग्वेद। क्या? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत में राज्य सूची से संबंधित विषयों पर संसद कानून बना सकती है? यदि क्या? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे, राज्यपाल अनुशंसा करे, राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे। तो जो सही जवाब होगा साथियों आपका हो जाएगा राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। तो ऐसे में यह क्या कर सकता है? संसद कानून बना सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो गलत आपको बताना है। तो ये अग्निकुंड कहाँ पे मिला था? ये कालीबंगा में मिला था। ठीक है, फिर क्या है, गोदीवाड़ा ये कहाँ मिला था? तो यह लोथल में मिला था। और ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में क्या मिला था? विश्वनाथ स्नानागार। जबकि जो पशुपति जो मोहर है यह धौलावीरा से नहीं प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति के साथ आर्थिक विकास दर घटती है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं साथियों? तो इस स्थिति को जो है क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन। क्या? स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंधारणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो यह आपका हो जाएगा कोयला। का? कोयला, यानी ऑप्शन नंबर सी कोयला इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारत में मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें क्या होती हैं? बाध्यकारी होती हैं, पूर्णतः न्यायिक आदेश होती हैं, ठीक है, या सलाहात्मक प्रकृति की होती हैं, या केवल राज्यों पर लागू होती हैं? तो जो भारत में मानवाधिकार आयोग की जो सिफारिशें होती हैं साथियों वह क्या होती हैं? सलाहात्मक और प्रकृति की होती हैं। ठीक है, सलाहात्मक प्रकृति की होती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्या है? 1857 के विद्रोह के समय भारत का सर्वोच्च नागरिक अधिकारी कौन था? तो उस समय का जो 1857 की बात की जाए, जब विद्रोह हुआ था 1857 का, तो जो भारत का सर्वोच्च नागरिक था साथियों वह कौन था? गवर्नर जनरल। कौन? गवर्नर जनरल, यानी ऑप्शन नंबर ए गवर्नर जनरल इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है साथियों वह नहीं है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों, यह एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, भारत में आंतरिक सुरक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व किस पर है? तो दोस्तों आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो यह आपका राज्य सरकार का हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख होता है? तो दोस्तों जो प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख होता है वह अनुच्छेद 256 के अंतर्गत होता है, संघ एवं राज्यों के बीच। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल, जिसे हल बोलते हैं यानी जोतने वाला जो सामान होता है खेत जोतने के लिए, तो उसका जो प्रमाण होता है प्राप्त होता है, तो कहाँ से होता है? तो यह आपका सही जवाब हो जाएगा कालीबंगन से। कहाँ से? कालीबंगन से या कालीबंगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः किस विधि से की जाती है साथियों? तो यह किस विधि से की जाती है आपकी? मुख्यतः जो है भारत में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा या दोस्तों उत्पादन विधि से भी की जाती है, आय विधि से भी की जाती है और व्यय विधि से, यानी इन तीनों चीज़ों को है जोड़ के या इन चीज़ों का उपयोग करके मुख्यतः किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन का मानवीय कारण नहीं है? यानी कि मानव द्वारा उत्पन्न कारण नहीं है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? वनों की कटाई। तो दोस्तों यह तो मानव द्वारा हो गया। ठीक है, अति चराई, फिर क्या है? तीव्र वर्षा और अनुचित कृषि, तो यह भी कृषि द्वारा है और ये भी क्या है? मानव द्वारा। बट तीव्र वर्षा जो साथियों यह किसके द्वारा है? ये आपका हो जाएगा नेचर के द्वारा, यानी प्रकृति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से प्रेरित हैं? तो दोस्तों जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं वह हमारा कहाँ से? आयरलैंड से प्रेरित है। कहाँ से? आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है थे?
ठीक है, अष्टाध्यायी जो कि ग्रंथ है साथियों, इनके जो रचयिता है वह कौन थे या कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पाणिनि। ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर जो है साथियों, तो प्रत्यक्ष कर हमारा कौन सा हो जाएगा आपका? अप्रत्यक्ष तो आप जानते हैं, और प्रत्यक्ष क्या होता है? तो देखते हैं आपको, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे कर होते हैं वो हमारा आयकर होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से लागू होता है, जबकि यह उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और वस्तु कर, यह सब कैसे कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और जो जीएसटी है साथियों हमारा, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम जीएसटी भी बोलते हैं, वह भी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बट जो आयकर है यह आपका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो जैव विविधता जो हॉटस्पॉट है साथियों, वह कुल कितने हैं भारत में? 4। कितने? 4, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा जो कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? तो दोस्तों ऐसा जो भाग जिसमें आपातकालीन के बारे में बताया गया हो, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा? भाग 18 हो जाएगा। कौन सा? भाग 18, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है या सही सुमेलित है? तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? 1911 में। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 1911 तो नहीं है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट 1911 नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा, तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि 1190 में हुआ था। किसमें? 1190 में। खानवा का युद्ध 1516 में हुआ था, और हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1580 में हुआ था। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध है मैं आपको कंफर्म करके कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। कमेंट में पिन कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा, यदि सीपीआई बढ़े और डब्ल्यूपीआई घटे तो इसका संकेत किस ओर है? ठीक है साथियों, तो इसका जो संकेत आपका हो जाएगा वह किस ओर हो जाएगा? औद्योगिक मंदी। क्या हो जाएगा? औद्योगिक मंदी, या उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई, या निर्यात में वृद्धि, या मुद्रा अवमूल्यन। तो दोस्तों ये आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताइए, यह एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका कि उपभोक्ता वस्तुओं की महंगाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप में से कितनों ने जो है यह क्वेश्चन सही किया है, आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में राज्यपाल को पद से हटाने की प्रक्रिया किसके विवेक पर निर्भर है? तो राज्यपाल को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है साथियों, यह आपका किसके ऊपर निर्भर करता है? यह राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व वाहिनी नहीं है? पूर्व वाहिनी नहीं, यानी जो पूर्व की ओर नहीं बहती है, ऐसी कौन सी नदी है साथियों? तो वह जो आपकी नदी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी आपकी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों क्वेश्चन, जो कि आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, मेगास्थनीज जो था वह किसके दरबार में भारत आया था साथियों? तो किसके दरबार में आया था? तो वह दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज भारत में आया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में किया जाता है? तो दोस्तों जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग, ठीक है, उसका जो गठन है वह प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। कितने? 5 वर्षों में, यानी ऑप्शन नंबर सी 5 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत क्षरण का मुख्य कारण है साथियों? ठीक है, मुख्य कारण जो है क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम CFC भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आपका भारत में आंतरिक आपातकाल जो होगा वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है साथियों? तो जो आंतरिक आपातकाल होता है वह भारत में अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक स्थल रूप जो है वह हिमानी क्रिया से बनता है साथियों? तो ये आपका हो जाएगा यू आकार की घाटी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यू आकार की घाटी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपका भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज की बात करें वर्तमान में तो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट होते हैं आपका, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के समय हुआ था? तो दोस्तों इल्बर्ट बिल विवाद जो है वो आपका लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। किसके? लॉर्ड रिपन के समय, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट साथियों देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय नहीं है तो वह क्या हो जाएगा आपका? देखते हैं एक बार से, क्या है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और संघलोक आयोग। तो दोस्तों साथियों ये और ये और ये, यानी ये तीनों क्या है? ये संवैधानिक निकाय है, परंतु जो नीति आयोग है, नीति आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आपका क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों लौह अयस्क सबसे ज्यादा उत्पाद कौन करता है? भारत का कौन सा राज्य करता है? सॉरी, तो यह आपका करता है ओडिशा,
क्या, ओडिशा, यानी ऑप्शन नंबर बी ओडिशा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो वह दोस्तों अकबर हैं, अकबर, उन्होंने ही दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, जिसको हम यूडीएचआर बोलते हैं, किस वर्ष अपनाई गई? तो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है साथियों, या किस वर्ष अपनाई गई? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1948 में। कब? 1948। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों भारत में जो मुद्रा जारी करता है वह कौन होता है? भारतीय रिजर्व बैंक करता है स्वयं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पवन अपरदन का परिणाम है? तो दोस्तों पवन अपरदन यानी कि हवा द्वारा अपरदन होता है, वह किसका परिणाम है? तो आपसे देखते हैं ऑप्शन में क्या है, मशरूम सेल, डेल्टा, जलप्रपात या बाढ़ का मैदान। तो कौन सा हो जाएगा आपका? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों वो होगा मशरूम सेल जो है या पवन अपरदा का ही परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह किसका हो जाएगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो दोस्तों यह आपका बाल गंगाधर तिलक जी का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो दोस्तों जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भारत में वह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन्हें NH-44 कहा जाता है वह किन्हें जोड़ते हैं साथियों? तो वह जोड़ते हैं श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जैव अपघटनीय प्रदूषक है साथियों, वह क्या हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा सीवेज। क्या? सीवेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद में साथियों दो सदन होते हैं, एक उच्च सदन, एक निम्न सदन। तो निम्न सदन को क्या कहा जाता है साथियों? लोकसभा कहा जाता है निम्न सदन को, और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी लोकसभा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अष्टप्रधान परिषद किसे संबंधित है? तो अष्टप्रधान जो परिषद है साथियों वह किससे संबंधित हो जाएगा आपका? तो ऑप्शंस हैं मौर्य प्रशासन, फिर क्या है मौर्य के बाद में है गुप्त प्रशासन, मराठा प्रशासन या मुगल प्रशासन। तो दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है, जल्दी से इसको आप अपना जो है इसका इसका जो है आप अपना उत्तर कमेंट में करिए। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा मराठा प्रशासन, मराठा प्रशासन, यानी ऑप्शन नंबर सी मराठा इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो गरीबी रेखा का जो निर्धारण होता है साथियों वह आपका किसके आधार पर किया जाता है? आय या उपभोग, व्यय या बचत या रोजगार। तो जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, निम्न में से कौन सी झील मीठे जल की झील है? मीठे जल की झील, तो जो मीठे जल की झील हो जाएगी आपकी कौन सी? वूलर झील। कहाँ पे है? वूलर झील। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शून्य भुखमरी किस सतत विकास लक्ष्य यानी SDG से संबंधित है? तो दोस्तों यह आपका SDG 2 से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता जो से संबंधित है वह आपका कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा साथियों? वह अनुच्छेद 44 हो जाएगा, जो कि इलेक्शंस या चुनाव के समय में इसे लागू किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अल बरूनी भारत कब आया था साथियों? तो भारत कब आया अल बरूनी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा या मोहम्मद गजनबी के साथ में भारत आया था। अब क्या नाम है? अल बरूनी किसके? मोहम्मद गजनबी के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों आपका, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का उपकरण जो नहीं हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सब्सिडी। सब्सिडी यह दोस्तों मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों यह वर्ष 1980 में पारित हुआ था भारत में जो है वन संरक्षण अधिनियम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका, यूपी होमगार्ड के संदर्भ में प्राथमिक कार्य किससे सर्वाधिक संबंधित है? तो दोस्तों जो सर्वाधिक संबंधित होगा आपका वह हो जाएगा किससे? आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा राहत से, या होमगार्ड के संबंध में सर्वाधिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 73 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी 73 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारत में सभा और समिति का उल्लेख मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो सभा और समिति का जो उल्लेख है साथियों, यह आपका मुख्य रूप से यह ऋग वैदिक काल से संबंधित है साथियों, मुख्य रूप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा। कौन सा? राष्ट्रीय रक्षा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह सार्वजनिक वस्तु यानी पब्लिक गुड्स के अंतर्गत का सर्वोत्तम उपकरण है या उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो दोस्तों जो काली मिट्टी है आपकी, यह कपास के लिए सर्वयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी कपास इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि काली मिट्टी को एक और नाम से जाना जाता है, इसे साथियों रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी? रेगुर मिट्टी। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो मुगल काल में, मुगलों के काल में जो भूमि कर, भू राजस्व जिसे भूमि कर बोलते हैं, उस व्यवस्था से संबंधित नहीं था। तो क्या आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों? तो यह हो जाएगा जब्ती या दहशाला या इजारेदारी या रैयतवारी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रैयतवारी। यह दोस्तों भू राजस्व यानी कर प्रणाली से संबंधित नहीं था, जबकि ये तीनों केस से कर प्रणाली से संबंधित है, वो भी मुगल कालीन के समय से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्या हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनने हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनने की जो क्राइटेरिया होता है वह क्या होता है साथियों? तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आप सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, तो आप इसके लिए उपयुक्त माने जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, यदि रेपो दर घटाई जाती है तो सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो रेपो दर घटाई जाती है तो सामान्यतः किस पे प्रभाव पड़ता है आपका साथियों? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऋण जो होता है वह सस्ता होता है। क्या? ऋण सस्ता हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी, जिसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं, वहां से बहती है? तो वहां से होकर जो बहती है साथियों वह नदी है हमारी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि हो जाएगा आपका, अमरावती कला शैली किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों अमरावती जो कला शैली है यह आपका किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका, भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग विशेष उपबंधों यानी स्पेशल प्रोविजंस से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा भाग 16, भाग 21। कौन सा? भाग 21, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज द राइट आंसर, भाग 21। या किससे? विशेष उपबंधों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? अनवीकरणीय साथियों क्या होता है? जिसको हम दोबारा से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? पेट्रोलियम होगा, आई थिंक, है कि नहीं है? पेट्रोलियम ही होगा साथियों, जबकि ये सौर ऊर्जा को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या है? ऊर्जा, पवन ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और जल ऊर्जा, जल विद्युत को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल के द्वारा इकट्ठा करके और टरबाइन से घुमा के ऐसे करके। बट पेट्रोलियम तो साथियों हम नहीं कर सकते, ये नेचुरल ही होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द्वैध शासन प्रणाली जो है वह भारत में किस अधिनियम से लागू की गई थी? तो कौन सा अधिनियम आपका हो जाएगा? वह हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह इसको लागू किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम जुडिशियल रिव्यू की कहते हैं, की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो यह आपका दोस्तों अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अमेरिका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को, तो वनों की कटाई, वृक्षारोपण, जैविक खेती या वर्षा जल संचयन। तो आपका जो वनों की कटाई होती है साथियों, इससे ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है वह बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अकबरनामा के लेखक कौन थे साथियों? अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल। कौन से? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सही अर्थ क्या है? तो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है वह साथियों आपका हो जाएगा क्या है? एक मिनट, हाँ, तो ऑप्शंस क्या है? केवल शिक्षितों को मताधिकार देना, 21 वर्ष से अधिक आयु, बिना भेदभाव सभी वयस्क नागरिक, या केवल करदाताओं को मताधिकार। तो इसका जो सही मतलब आंसर होगा वो होगा बिना भेदभाव के सभी वयस्क नागरिक होंगे
इसका यही मतलब होगा और उनको मताधिकार यानी मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है आपका, तो आपका कौन सा हो जाएगा? या चलिए देखते हैं, दुधवा हो जाएगा या फिर चंद्रप्रभा हो जाएगा या जिम कार्बेट हो जाएगा या हस्तिनापुर हो जाएगा। तो कमेंट करके आप सही बताइए आंसर। तो आपका हो जाएगा जिम कार्बेट जो है यह आपका राष्ट्रीय उद्यान जो है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह दूसरे स्टेट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका साथियों, जो कि हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है? राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो जारी करता है वह कौन होता है? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा MOSPI। क्या MOSPI होता है? वह राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खिलाफत आंदोलन मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन था वह तुर्की के सुल्तान का समर्थन में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका हो जाएगा 70 नंबर का, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक रिसाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपका भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो सबसे पुराना पर्वत तंत्र है जो कि भारत का है वह हो जाएगा आपका अरावली। कौन सा? अरावली। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जो कि आपका नील दर्पण क्या है? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? तो दोस्तों जो आर्थिक आपातकाल होता है वह आपका अनुच्छेद 360 के तहत या इसके अंतर्गत घोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा जैव विविधता का स्तर नहीं है? तो जो दोस्तों जैव विविधता का स्तर नहीं है वह आपका हो जाएगा क्या? औद्योगिक। क्या? औद्योगिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूपी होमगार्ड का संगठनात्मक नियंत्रण किस विभाग के अंतर्गत आता है साथियों? तो यह आपका आता है गृह विभाग के अंतर्गत। कौन से? गृह विभाग, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1942 में जो है यह शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा RBI का कार्य नहीं है? तो RBI कौन सा कार्य नहीं करता है? तो मुद्रा निर्गमन, सरकारी बैंकिंग, विदेश नीति निर्धारण या क्या है? ऋण नियंत्रण। तो यह दोस्तों जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? विदेश नीति निर्धारण। यह आपका विदेश मंत्रालय करता है। ठीक है, विदेश मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनों की कटाई का प्रमुख परिणाम क्या है? तो जो प्रमुख परिणाम है या परिणाम या प्रमुख कारण है वह क्या हो जाएगा? वर्षा में वृद्धि, मृदा अपरदन, कृषि उत्पादन वृद्धि या जैव विविधता वृद्धि। तो दोस्तों जो वनों की कटाई हो रही है इसका जो प्रमुख परिणाम मिल रहा है हमारा वो हो जाएगा मृदा का अपरदन अधिक से अधिक हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? पंचशील सिद्धांत, तो जो पंचशील सिद्धांत है साथियों आपका विदेश नीति से संबंधित है। किससे? विदेश नीति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है साथियों यह आपका किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो यह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अस्थायी वन का उदाहरण है? तो अस्थायी वन का उदाहरण जो हो जाएगा साथियों वह हो जाएगा आपका आरक्षित वन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका ग्रंथ किसने लिखा? तो दोस्तों जो इंडिका ग्रंथ है हमारा वह किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में जनगणना किस सूची का विषय है? तो दोस्तों जो ये जनगणना होता है आपका ये आपका संघ सूची का विषय होता है। किसका? संघ सूची। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थैतिक सामान्य ज्ञान यानी स्टैटिक जीके का विषय है? बजट, चुनाव, संविधान या आर्थिक सर्वेक्षण है? कौन सा विषय है साथियों? तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा संविधान, जो कि स्टैटिक जीके के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है?
तो दोस्तों जो ब्लू इकोनॉमी है आपका वह समुद्री संसाधन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी समुद्री संसाधन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, तो जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है साथियों, वह कौन सा तत्व हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा हरित क्रांति का प्रभाव नहीं था? हरित क्रांति का प्रभाव तो क्या हो जाएगा आपका? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता, भूजल दोहन या औद्योगिकरण में कमी। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा औद्योगिकरण में कमी। यह दोस्तों हरित क्रांति के प्रभाव के कारण नहीं हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य किससे संबंधित है साथियों? ठीक है, तो जो मुख्य उद्देश्य है यूपी होमगार्ड का वह किससे संबंधित होगा साथियों? तो यह आपका हो जाएगा आंतरिक सुरक्षा व आपदा सहायता से। साथियों यह क्वेश्चन जो है बार बार घुमा के पूछा जा रहा है, तो आप क्वेश्चंस के सार को समझिए कि क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे भी यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत सेवक समाज, क्या है? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना की थी किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है साथियों, वो आपका हो जाएगा आरबीआई, जो कि हमारा राष्ट्रीय संगठन है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाल पीली काली मिट्टी किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है? ठीक है, जो लाल पीली या काली मिट्टी होती है वह किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है साथियों? तो यह जिसमें जैसे कि इसमें लिखा है रंग, क्या है? रंग लाल पीला नीला, ठीक है, काला, तो यह रंग के आधार पर क्या क्या है? वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो अस्पृश्यता जो होता है वह छुआछूत का अंत कौन करता है? वह आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, मौद्रिक नीति समिति यानी MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों कुल सदस्यों की संख्या इसमें होती है 6। कितने? 6, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 1972 में। ऑप्शन नंबर ए 1972 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा आपदा प्रबंधन का पूर्व आपदा चरण है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? समन। समन, ऑप्शन नंबर सी समन इज द राइट आंसर, जिसको हम बोलते हैं मिटिगेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, साइमन कमीशन भारत का बहिष्कार किस वर्ष हुआ? तो भारत में जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था साथियों वह हुआ था 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो बाघ जो अभयारण्य है साथियों भारत का सबसे बड़ा, वह कौन सा हो जाएगा आपका? वह हो जाएगा नागार्जुन सागर श्री शैलम। नागार्जुन सागर श्री शैलम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, दोस्तों ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, यूपी होमगार्ड की भूमिका के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो ऑप्शंस हैं केवल पुलिस की सहायता करना, या केवल आपदा राहत, या फिर केवल यातायात नियंत्रण। बट जो इसको सही जवाब हो जाएगा आपका आंतरिक सुरक्षा, आपदा राहत एवं नागरिक सहयोग, यह सभी ही क्या होते हैं? सबसे उपयुक्त कथन हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ में हमारी यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने 100 में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।